हेलो दोस्तों। आज अपन करेंगे पॉलिटी की रिवीजन क्लास स्टार्ट। और ये पार्ट वाइज पार्ट रहेगी। और आज अपन देखेंगे एक तो संविधान सभा एंड दूसरी देखेंगे अपन तो राज्य एवं राष्ट्र की। सबसे पहले तो अपन देखेंगे राज्य एवं राष्ट्र। तो जब मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में ही समझाने की कोशिश करूँगा ताकि अच्छे से समझ में आए। और आप इसको ईयरफोन लगा के आप कभी भी इसको रिवीजन कर सकते हैं पॉलिटी का। ठीक है। तो पहले राजतंत्र में ये होता था कि जैसे है ना, शासन की 3 इकाई होती है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मतलब न्याय करना, कार्य करना, उसके लिए कानून बनाना, ये 3 काम होते थे पहले। तो तीनों काम पहले राजा के अंदर आते थे, कि राजा ही ये तीनों का, जो तीनों कार्यपालिका है, तीनों जो बॉडी है उनका हेड होता था। लेकिन लोकतंत्र में ये सब अलग अलग होती है। ठीक है। तो राजतंत्र था, उसको बोलते हैं कि तीनों शक्तियों का हेड राजा ही रहता है। और राजा के पास ही केंद्रीकरण रहता है, तो प्राय राजा निरंकुश हो जाता है। तो मतलब उसके ऊपर कोई रोकने टोकने वाला कोई रहता नहीं है। तो फ्रांसीसी विचारक है मोंटेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। फ्रांसीसी विचारक है मोंटेस्क्यू, जिसने ये शक्ति का पृथक्करण किया कि भाई हर जो विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी शक्तियों को अलग अलग किया जाना चाहिए। समलत शासन की तीनों शक्तियों को पृथक कर देना चाहिए। इसे क्या है, लोकतंत्र शक्ति पृथक्करण पर आधारित है। ठीक है। अभी लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में होता है कि जैसे कि अपन इंडिया का देखते हैं, तो इंडिया में है विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब विधायिका में कौन आती है? संसद है, विधानमंडल है। और कार्यपालिका 2 तरीके की होती है, एक तो स्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। तो स्थायी कार्यपालिका में तो ये होती है नौकरशाही, जैसे IAS, RS, IPS, ये स्थायी होते हैं। एक बार लगने के बाद फिर वो ऐसे इनको हटाया नहीं जा सकता बीच में। अस्थायी मंत्री परिषद में कार्यपालिका का ही भाग होती है मंत्री परिषद, जिसमें कि ये मंत्री वगैरह होते हैं जो कि हर 5 साल में मतलब दोबारा इलेक्ट होके आते हैं। और न्यायपालिका में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये आता है। ठीक है। भारत में भारत में स्पष्ट शक्ति, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। मतलब वहाँ पे संसद की ही स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है भारत में, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का ही अंग है। जो संसद है या विधायिका है जहाँ पे कानून बनते हैं, उसी का ही अंग है कार्यपालिका। न्यायपालिका का अलग है। तो न्यायपालिका अलग है इंडिया में। और अगर ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में संसद के अंदर ही कार्यपालिका भी आती है और न्यायपालिका भी आती है। और कार्यपालिका को ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं और न्यायपालिका को ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है। जबकि अपने भारत में विधायिका के अंदर ही कार्यपालिका आती है, तो उसको मंत्रिपरिषद भी कह सकते हैं, कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद भी। और इसी प्रकार से ना भारत में दोहरी विधायिका है, दोहरी केंद्र की अलग, राज्य की अलग। और दोहरी कार्यपालिका भी है, केंद्र की अलग, राज्य की अलग, लेकिन एकल न्यायपालिका है। यानी कि राज्य की कोई से अलग से न्यायपालिका नहीं है, सिर्फ एकल न्यायपालिका है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पे है ना, वहाँ पे भी स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। जबकि अमेरिका में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण है, जबकि वहाँ पे विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। ये तीनों अलग अलग बॉडीज़ है, जबकि इंडिया में अपने में नहीं है ये चीज़ें। ओके। और तो अब देखते हैं राज्य क्या होता है। तो राज्य एक वह इकाई होती है जिसमें लोगों का समुदाय एक सुनिश्चित भूभाग पर निवास करता है। एक निश्चित जगह होती है, भूभाग होता है, उस पर निवास करते हैं लोग। और वहाँ की एक व्यवस्थित सरकार, बिना कोई बाहरी दबाव से, कोई जिसका बाहरी दबाव नहीं हो, कि बाहर से प्रेशर पड़ रहा हो तब जाके ऐसे निर्णय हो, बिना कोई बाहरी दबाव के मुक्त रूप से, संपूर्ण रूप से कार्य कर रही है, वो राज्य होता है। राज्य के आधारभूत तो तत्व होते हैं 4, जिसमें भूभाग भी है, सरकार है, जनसंख्या है, संप्रभुता है।
ये आधारभूत तत्व है। मतलब सब किसी के दबाव में नहीं हो, जनसंख्या होनी चाहिए तभी तो अपन राज्य बोल पाएंगे ना। जनसंख्या नहीं है तो राज्य कैसे बोल देंगे? भूभाग भी होना चाहिए ना, कहीं पे तो लोग रह रहे हैं, सरकार होगी तभी तो उसको राज्य में बोल पाएंगे। कुछ तो रूल होना चाहिए ना, ऐसे तो ऐसे थोड़ी होता है फिर शासन। कौटिल्य के अर्थशास्त्री यानी चाणक्य ने चाणक्य की एक बुक थी अर्थशास्त्र, उसमें जो अ, राज्य के अंग बताए ना वो है 7 अंग बताए, सप्तांग सिद्धांत दिया है। मतलब उन्होंने एक तो बोला, उन्होंने बताया भूभाग, मतलब एक जगह होनी चाहिए, जगह में मतलब दुर्ग होना चाहिए। दूसरा दुर्ग है तो उसमें राजा भी होना चाहिए। तीसरा 3 हो गए। फिर राजा है तो राजा के पास धन भी होना चाहिए, राजकोष होना चाहिए। और धन है तो 4 हो गए। और राजा के पास सेना भी होनी चाहिए, और अमात्य होना चाहिए जो बताए, मित्र भी होना चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि ये मतलब मित्र राज्य होना चाहिए। जैसे कि अगर मेरा अकेले का राज्य, मेरा मैं खुद को अपना राज्य समझ लेता हूँ कि मेरे को खुद का राज्य है और मेरे को अगर मित्र ही नहीं है, तो कैसे मैं किससे कंपटीशन करूँ? किसको कंपेरिजन में बोलूँगा कि मैं मेरा खुद का ये मतलब राज्य है? तो ऐसा राज्य, मित्र राज्य भी होना चाहिए ताकि हाँ ये राज्य है, ये राज्य है। तो अब देखते हैं राष्ट्र। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र को लोगों की एक एकत्रीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक संगठित समाज के रूप में विधान है और आमतौर पर क्षेत्रीय विशेषों में निवेश करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं और एक ही रीति रिवाज मानते हैं, और ऐतिहासिक निरंतरता होती है। मतलब राष्ट्र होता है कि एक लोगों का एक एकत्रीकरण रूप में परिभाषित किया, मतलब लोगों का एक समूह होता है ना, मतलब समूह क्या, कुछ कह सकते हैं कि हाँ समूह टाइप में ही, जहाँ पे लोग संगठित समाज है, वहाँ पे लोग बाग एक संगठित समाज है वहाँ का। और वहाँ पे आमतौर पर एक ही तरीका के रहना, रीति रिवाज, बोली और निवास ये एक ही तरह का रहता है, तो वो राष्ट्र होता है। राष्ट्र जहाँ नस्लीय और नस्लीय संस्कृति, मतलब नस्लीय या सांस्कृतिक अवधारणाओं के अधिक निकट है, वहीं राज्य की एक नीति निर्देशक अवधारणा के अधिक निकट है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रयुक्त शब्द का तात्पर्य राष्ट्र यानी नेशन से ना होकर स्टेट से है। अरब राष्ट्र एक राज्य ना होकर राष्ट्र अवधारणा है। अब देखते हैं कि राष्ट्र, चलो राष्ट्र शब्द है तो राष्ट्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति बोले तो इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है इसका ओरिजिन? तो मतलब ओरिजिन तो इसके दो मतलब मेनरी कारण है। एक तो है राजत्व का देवीय सिद्धांत, यानी राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, कि ईश्वर जो कहता है वो राजा से कह देता है और राजा अपने राज्य में उस चीज़ को लागू करवा देता है। तो राजा का देवीय राजत्व का देवीय सिद्धांत, और वह अपने राज्य में ईश्वर के आदेशों को लागू करवाता है, इसलिए देवीय सिद्धांत पर आधारित है एक तरह से, क्योंकि राज्य तब इस अस्तित्व में आए थे। और दूसरा यह है कि राज्य तब क्यों बने हैं, उसका कारण है सामाजिक समझौता। इसमें क्या है, यह सिद्धांत मतलब सामाजिक समझौता का सिद्धांत जो है लॉक, होब्स और रूसो ने दिया था। इसके अनुसार यह राज्य की एक अवधारणा पूर्व है, मतलब मत्स्य न्याय की स्थिति थी जिसमें केवल अनिश्चितता ही थी। उस टाइम पे कोई राज्य, ना तो राज्य था ना कुछ ऐसा था, उसमें सिर्फ एक अनिश्चितता ही थी कि कोई किसी को मार के जा रहा है ऐसा वगैरह। उसमें कुछ टाइम पे कोई मतलब रूल वगैरह कुछ नहीं था, किसी ने इसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, चलते चलते ऐसे कुछ था। फिर तो लोगों ने एक सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की, कि लोगों को मिला मिला जुला कि हाँ यार अपन को एक ऐसा राज्य बनाना चाहिए ताकि वहाँ पे ऐसे ना हो, अराजकता ना हो। इसके अंतर्गत समस्त लोगों ने राज्य के प्रमुख को अपना राज्य के प्रमुख को अपना कुछ अधिकार सौंप दिए। दूसरी तरफ राजा ने अपने लोगों की सुरक्षा की गारंटी ली, यानी अपने ही मतलब अपने ही लोगों में से एक को वो राज्य का प्रमुख बना दिया कि हाँ अब हम तुमको इसका हेड बनाते हैं और तुम्हें अपनी हमें हमारी सुरक्षा करनी होगी, और अधिकार सौंप दिए कि हम आपके वो रहेंगे अंडर। तो वर्तमान में लोकतंत्र भी जनता मतदान के माध्यम से शासन चुन कर सकती प्रदान करती है। मतलब वर्तमान में भी जो जनता है वो मतलब जो चुनाव के माध्यम से है, अपने ही लोगों में से उनको चुन के भेजती है। तो वो भी एक बोलते हैं तो अपने ही कुछ अधिकार सौंप रही है कि हमें हमारे लिए ऐसा रूल बनाओ ताकि हमें अराजकता ना हो और पूर्ण तरीके से हम एक सुरक्षित माहौल में रह पाए।
ये राष्ट्र और राज्य एवं राष्ट्र की अपना टॉपिक कंप्लीट किया है। अब देखते हैं संविधान सभा। अब संविधान सभा की देखते हैं। संविधान सभा चलो, अब सबसे पहले है कि संविधान सभा की जो सबसे पहले मांग है ना, बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। ऐसे संविधान सभा मतलब शब्द का तो उल्लेख के मतलब ऐसे कहा नहीं, लेकिन उनसे मिलता जुलता कुछ शब्द कहे थे, इस वजह से अपन बोलते हैं कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद आए थे 1922 में महात्मा गांधी ने। उसके बाद एक पार्टी के रूप में स्वराज पार्टी ने ना 1922 के बाद 1926 के अंदर या फिर 1925 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। पार्टी के रूप में सबसे पहले स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद फिर 1928 में नेहरू समिति ने संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद फिर जो संविधान शब्द का उल्लेख करते हुए जिसने सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग की थी ना, वो थे एम एन रॉय सब 1934 में। और फिर 1935 में कांग्रेस की पार्टी के आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मतलब कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, अभी संविधान सभा का वापस देखते हैं। 95 में बाल गंगाधर तिलक, 1895 में, 1922 में महात्मा गांधी और 1925 में स्वराज पार्टी ने मांग की थी, 1928 में नेहरू समिति ने और 1934 में फिर एम एन रॉय ने, 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर, 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने वयस्क मतदान के आधार पर कि भाई चुनाव होना चाहिए। फिर आ गया था अगस्त प्रसाद 1940 में। तो इसमें पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन संविधान शब्द का उल्लेख नहीं किया था इसमें। अगस्त प्रस्ताव आया था ना 1940 में, उसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार तो किया, लेकिन उसमें संविधान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था, जो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा चुनी जानी थी। और फिर उसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग का प्रावधान था। फिर आता है कैबिनेट मिशन 1946, उसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार भी कर लिया और उसी के आधार पर अपनी संविधान सभा का गठन किया गया। अब संविधान सभा में कुल उस टाइम पे थे सदस्य 389, है ना। 389 में से रियासतों से तो थे 93 और ब्रिटिश भारत से थे 296। 296 से भी 4 तो थे उच्चायुक्त प्रांत यानी प्रिंसली स्टेट से, उच्चायुक्त प्रांतों से थे, जिसमें कि अपन ABCD के थ्रू याद रखते हैं। तो ए से थे अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। और 292 पे प्रांतों से थे सदस्य। ठीक है, तो अब संविधान सभा का निर्वाचन की बात करें तो संविधान सभा का निर्वाचन 10 लाखों की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व निर्वाचित किया गया। संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीतियों से हुआ। ठीक है, और निर्वाचन मंडल प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। निर्वाचन पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमण मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत 3 श्रेणी बनाई गई थी। कौन कौन सी? मुस्लिम, जिसमें कि मतलब उनके लिए मुस्लिमों के लिए 78 सीटें आरक्षित रखी गई थी, जिसमें से मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। और सिखों के लिए 4 आरक्षित सीटें रखी गई थी, जिसमें से सिखों ने सिर्फ 1 ही जीती थी। और सामान्य के लिए 210 सीटें रखी थी, जिसमें हिंदू भी है, जैन भी है, ईसाई भी है और भी थे। और संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी ने 208 सदस्य जीते थे, जिसमें से 208 कैसे जीते थे? 210 जो सामान्य सीटें थी ना, उसमें से तो 199 सीट कांग्रेस ने जीत ली थी। ठीक है, और सिख की जो 4 सीटें थी, उसमें से 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो ये हो गई 202
और फिर मुस्लिम लीगों की 2 और जीत ली, तो ये हो गई 205। फिर उच्चायुक्त प्रांत थे ना, जो अपने 4 थे ABCD, उसमें से 3 सीटें जीत ली थी, तो ये हो गई 208 जीते। तो कांग्रेस 208 सीट जीती थी, ठीक है। और महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो चुनाव है उसमें भाग नहीं लिया था, संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था। और जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, उन्होंने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। और इसकी बात करें तो जो संविधान सभा है ना, जो पार्टी जीत के आई थी, वो कोई एक ऐसे नहीं थी कि सिर्फ कांग्रेस, मुस्लिम और सिक्कों की थी, नहीं, उसमें मल्टी 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 पार्टी बॉडी थी वो, क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टियों ने भाग लिया था। जैसे कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, यूनियनिस्ट पार्टी थी, यूनियनिस्ट मुस्लिम लीग थी, एंड सिख की थी, निर्दलीय भी थे। तो ऐसे करके बहुत सारे थे, इसमें बहुत सारी पार्टियों ने भाग भाग लिए थे। कुल 296 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था उन्होंने, ठीक है। इसमें कि अगर आप में पार्टी वाइज देखे जाए ना, तो हिंदुओं की जो संख्या थी ना, जिनमें संविधान सभा में 296 सदस्य थे, उसमें से हिंदू थे 163, मुस्लिम थे 80, अनुसूचित जाति के 31, और भारतीय ईसाई के 6 थे, पिछड़ी जनजातियों के 6 थे, सिखों के 4 थे, आंग्लो भारतीयों के 3 थे, पारसी के 3 थे। ऐसे संविधान सभा में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व थे, ठीक है। और संविधान सभा के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को बहिष्कार कर दिया। फिर उसके बाद अपन का जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक होती है, जिसमें कुल सदस्य 211 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 9 महिलाएं उपस्थित होती हैं। 211 सदस्यों में से 9 महिलाएं उपस्थित होती हैं, जो कि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें इस उद्घाटन सत्र की शुरुआत JP कृपलानी ने की थी, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये वरिष्ठतम सदस्य थे। और ये फ्रांसीसी परंपरा है कि अपने में से ही किसी वरिष्ठ को अपने जो अध्यक्ष बनाया जाए, ठीक है। 9 दिसंबर को 1946 को पहली संविधान सभा की पहली बैठक हो गई। उसके बाद होती है दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। ये संविधान सभा की दूसरी बैठक है। इसमें एक तो स्थायी अध्यक्ष बना दिया कि कब तक स्थायी अध्यक्ष रखेंगे, स्थायी अध्यक्ष बना दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष बनाए थे SC मुखर्जी। बाद में SC मुखर्जी के दूसरे जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे ना, पहले तो SC मुखर्जी थे, HC मुखर्जी, और उसके बाद बनाए गए थे अपने VT कृष्णाचारी, ठीक है। और इसमें जो BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, क्योंकि BN राव को इसलिए किया गया था क्योंकि वर्मा का उन्होंने संविधान पहले बना दिया था, इस वजह से BN राव को BN राव ने संविधान का पहला प्रारूप भी तैयार किया, जबकि अंतिम प्रारूप समिति ने तैयार किया था, और प्रारूप समिति के हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और 13 दिसंबर को अब होती है तीसरी बैठक। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, ठीक है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। पेश तो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को कर दिया, पर पारित 22 जनवरी को हुआ था। अब उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि जो भारत है उसको स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना तथा इसके लिए संविधान का निर्माण करना। उसमें यह था कि इसमें कौन कौन से राज्य शामिल होंगे, ब्रिटिश भारत है, भारतीय राज्य, अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे कि गोवा, पुडुचेरी, और भारतीय राज्यों में रियासतें थी, अन्य राज्यों स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहिए, ठीक है। भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी तथा अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी जाएगी, ना कि केंद्र रखेगा। ये उद्देश्य प्रस्ताव में है। और स्वतंत्र भारत में शासन की समस्त आधिकारिकता व शक्तियों का स्रोत जनता होगी, कि जो सोर्स ऑफ पावर है वो लोकतंत्र जनता होगी, ठीक है। देश के सभी नागरिकों को न्याय होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय 3 तरीका का दिया, सामाजिक भी होगा, आर्थिक भी, राजनीतिक भी। स्वतंत्रता
जिसमें स्वतंत्रता होगी, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है, व्यवसाय है, संघ बनाने की और कार्य करने की, यानी टोटल 8 तरीके की स्वतंत्रता होगी। समता 3 तरीके की, प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष। इसमें विधि आप अपनी जो प्रस्तावना आती है ना, उसमें विधि के समक्ष की बात नहीं की, उसमें भी समता 2 तरीके की उसमें 2 तरीके की समता रखी गई है। विधि के समक्ष की नहीं रखी है, प्रतिष्ठा और अवसर की रखी है। ठीक है। निम्नलिखितों के हितों के संरक्षण के विशेष उपाय के लिए अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक है, पिछड़े व जनजाति क्षेत्र है, सामाजिक रूप से पिछड़े वंचित, उनके लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। भारतीय राज्य क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखने व इसके अंतर्गत आने वाले जल थल नभ पर संप्रभु अधिकार को बनाए रखना। प्राचीन काल में जो भारत का विशेष स्थान है, उस स्थान को बनाए रखना तथा विश्व शांति व मानव कल्याण को बढ़ावा देना। ये है अपनी आज की पहली कहे तो पॉलिटी की ऑडियो रिवीजन क्लासेस। अब कल की क्लास में अपन देख लेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, प्रस्तावना, और में भी अपन ये भी देख लेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ये और भाग। कल अपन 4 टॉपिक देख लेंगे, भारतीय संविधान के स्रोत, प्रस्तावना, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ और जो भाग है संविधान के, बस। ठीक है, थैंक यू। ये पहली वीडियो है, तो अच्छी लगे कैसी लगे आप बताना ज़रूर।